नमस्कार, मैं अरिशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट शो में। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद है, जो एक काबिल महिला है, एक फेमस राइटर, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की गवर्नर पर फेमस बुक द आयरन लेडी लिखी। वो कोई और नहीं, ईभा पटेल जी हैं। ईभा जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। मैं भी उन्हीं महिलाओं की तरह हूँ जिनको अपने समाज को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने माता पिता के दायित्वों को लेकर के बहुत सारे सपने होते हैं। धीरे धीरे उम्र के बढ़ते हुए उन्हीं सपनों को साकार करने की क्रिया में मैं आगे बढ़ी, चाहे वो करियर का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो मेरा पसंदीदा महिला एम्पावरमेंट का क्षेत्र रहा हो, या फिर ग्रामीण विकास का रहा हो। तो आपने मीडिया में भी काम किया है, जी न्यूज़ में काम किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नी मेरी बहुत अच्छी जर्नी थी। मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, और मेरी फर्स्ट जॉब थी वो, तो ऑफ कोर्स बहुत स्पेशल रही है वो जर्नी मेरी। क्योंकि जब आप एक गांव के पृष्ठभूमि से निकलते हैं और एक टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होते हैं, और उसके बाद जब आप एक वर्ल्ड की फेमस मीडिया कंपनी में जाते हैं, तो आपका एक बहुत ही विशाल अनुभव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने करियर में बहुत कुछ वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखी जो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार वहाँ पे महसूस किया था। बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स, फेमस राइटर्स, फेमस सेलिब्रिटीज़ को मैंने पहली बार 2010 से 2012 का जो मेरा टाइम था, बहुत नज़दीक से मैंने देखा, जिनको शायद मैं सिर्फ टीवी पे देखती थी। और कार्य क्षेत्र का भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। तो आपको लिखने का शौक क्या बचपन से था कि काम करते करते? लिखने का शौक तो मुझे, जब मैं 6-7 वर्ष की थी, तो अगर चिड़िया भी उड़ रही है तो मैं उसको लिखना पसंद करती थी। तो लिखने का शौक मुझे बचपन से था। छोटी छोटी चीज़ों को देख करके लिखना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। कि अगर कोई नाव चला रहा है और उसको नाव चलाने में एक आनंद महसूस हो रहा है, तो मुझे उस छवि को शब्दों में पिरोना बहुत अच्छा लगता था। तो ये तो बचपन से ही मेरा एक बहुत शौक रहा है, मेरी एक हॉबी रही है। और कुछ चीज़ें हमें हमारे व्यक्तित्व को जीवन प्रदान करती हैं, तो लिखना मुझे एक हमेशा जीवन प्रदान करने की जैसे कि आपने हमारी गवर्नर आनंदीबेन पटेल पे फेमस बुक द आयरन लेडी लिखी, तो आपने गवर्नर ही को क्यों चुना और किसी को क्यों नहीं चुना? क्या खास वजह थी? ये तो खैर मैं खुद भी कह पाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक ये दर्पण था कि मैं हमेशा किसी महिला पे ही अपनी पहली किताब लिखूंगी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने उन महिलाओं में आनंदीबेन पटेल मैडम को चुना और उनके ऊपर पूरी किताब लिखी। जी, तो जैसे कि आप मैरिड हैं, और मैरिड में के जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है वर्क लाइफ को बैलेंस करना, और उसी बीच आपने बुक भी लिखी। कैसे, मतलब कैसे मैनेज किया होगा आपने सब? ये सच में, क्योंकि एक वर्किंग वुमेन और एक जो कि खुद जॉब करती है वुमेन, 8 घंटे आप जॉब को देते हो और घर का कोई समय नहीं होता है। कभी कभी आपको जॉब के बीच में भी निकल करके घर के दायित्व को, बच्चे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को, प्लस मेरा संयुक्त परिवार भी रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंधे पे थी। लेकिन 2020 का वो एक ऐसा वर्ष मैं कह सकती हूँ था, जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ लिखना, जो कि मेरी एक हॉबी थी, जो कि खुद मुझे एक जीवन प्रदान करता था, मुझे एक ऐसी मेरी हॉबी थी, तो मुझे कुछ लिखना चाहिए था। बस उसी समय ही ये मन में विचार आया कि इनके ऊपर किताब लिखी जाए। आपने आनंदीबेन पटेल में क्या ऐसी खासियत देखी जब आप रिसर्च कर रही थी, पूरी किताब लिख रही थी, तो उस वक्त उनका क्या एक ऐसी चीज जो आपको बहुत अलग लगी हो, सबसे अलग? सबसे अलग ये है कि अगर उनका एक राजनीतिक जीवन पहलू देखा जाए, तो वो बहुत एक सफल राजनेता के रूप में उभरी हैं, प्लस एक महिला भी रही हैं। और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को उस समय चुना जब वो खुद 2 बच्चों की माँ थी। वो खुद, उनकी सासू माँ को उस समय कैंसर था, वो उन दायित्वों को भी निभा रही थी, और प्लस राजनीति में कदम, और उसके साथ साथ वो एक विद्यालय की प्रिंसिपल भी थी। तो जब एक महिला इतनी जिम्मेदारियों से घिरी होती है,
तो कैसे उस चीज को सामंजस्य स्थापित करना और उसके बाद आप राजनीति में प्रवेश करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला को जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित करते हुए न केवल एक माँ, न केवल एक बहू, एक पत्नी और एक राजनेता के रूप में इतनी सफल उनका व्यक्तित्व निकल के आया है, ये हर महिला को सीखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि आपने जब आप किताब लिख रही थी तो आपको कितना समय लगा, कितना वक्त आपने दिया रिसर्च में, वो भी गवर्नर के देखिए, ऊपर? अगर मैं अपने एक मानसिक मंथन की बात करती हूँ तो 2019 में तो पूरा मेरा एक मंथन चला था कि मुझे इन पर किताब लिखना है। कुछ नहीं पता था क्या लिखना है, क्या उनके बारे में मुझे लिखना चाहिए, उनके जीवन का राजनीतिक दौर लिखना चाहिए, उनका प्रारंभिक जीवन लिखना चाहिए, या फिर उनका खुद का विद्यालय का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जब एक इंसान के अंदर इतनी असामान्य प्रतिभा की धनी वो है तो ये सारी चीजें लिखना चाहिए, और बहुत लोगों ने भी उन पे किताब लिखी है। तो ये था कि 2021 से मैंने शुरुआत करी थी लिखने के लिए, जिसमें मैंने गुजरात के बहुत से अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर, और खास तौर से उनके, जब वो गुजरात की पहली मुख्यमंत्री बनी थी और उसके बाद जब वो विभिन्न मंत्री पदों पर थी, तो उस समय जो लोग उनके आसपास थे, मतलब उनके कुक से लेकर के, उनके ड्राइवर से लेकर के, उनके राजनीतिक करियर में जो उनके सहकर्मी थे, उनसे लेकर के मुझे लगता है 60-70 लोगों का डिपस्टिक तो मैंने ही किया था। तो बहुत फिर मटेरियल मिला। उनके समय चीफ सेक्रेटरी थे GR लवरिया सर थे, स्वर्गीय डॉक्टर SK नंदा सर थे। उन लोगों ने भी उनकी पूरी गतिविधियां, किस तरीके से वो निर्णय लेती थी, किस तरीके से वो प्रदेश को विकसित बनाने की उनकी जो दृष्टिकोण रहता था, और किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विचारों को वो लोगों तक पहुंचाती थी, तो वो पूरा समग्र सामग्री मुझे इस मंथन में मिली थी। इतनी बारीकी से सब कुछ आपने असेंबल किया, रिसर्च करी, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है ये, फिर भी आपने किया। काफी छोटी कड़ियाँ, क्योंकि एक दिन का तो ये फल नहीं था, लेकिन हाँ, हर दिन छोटा छोटा एक टॉपिक मैं ले लेती थी, फिर उस पे 4 लाइनें करते थे, और वो समय के ऊपर भी रहता था। जिस दिन मुझे लगता था आज मैं ज्यादा समय दे सकती हूँ, तो उस दिन वो विचार मंथन ज्यादा हो जाता था। जिस दिन लगता था आज कम समय दे सकती हूँ, तो कभी कभी तो 2-3 लाइनों में ही वो दिन सिमट जाता था। वक्त कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भी कितना टाइम लगा आपको? मुझे लमसम 3.5 साल लग गया। 3.5 साल लगे इस किताब को लिखने में। तो फिर आपने ये गवर्नर को आपने किताब भी पेश की थी उनको पर्सनली? जी जी जी। तो कैसा फील हुआ था आपको? बहुत 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 अच्छा हुआ था, क्योंकि मुझे 1 साल तो लग गया था पूरे अप्रूवल लेने में और खुद महामहिम राज्यपाल मैडम के पास पहुंचने में इस किताब को लेकर के। लेकिन वो दौर भी बड़ा रोमांचक रहा था, क्योंकि ये रहता है ना कि जब हमें सफलता पहली बार में ही मिल जाती है तो शायद हम उसका उतना मूल्य नहीं समझते हैं, लेकिन जब हम उसी सफलता के लिए 10-12 बार गिरते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं, हमें फिर इसमें कुछ रिवीजन करना चाहिए, या हम कहीं गलत जा रहे हैं, या हमें और लोगों से मिलना चाहिए। तो वो जब हम आज भी, मैं जब उठा करके 2023 वो वर्ष था जहाँ पे मुझे कुछ मेरे सहकर्मी जो कि गुजरात से ही थे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि जब आपने, उनकी नज़रों में उस समय ये एक बहुत अच्छी किताब थी, और मैं उनकी ही दृष्टि से देखती थी, क्योंकि हम कुछ भी लिखते हैं तो हमें तो अच्छा ही लगता है। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि नहीं, आपको प्रयास करना चाहिए, आपको जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिनको ये लग रहा था कि नहीं नहीं, राज्यपाल पे आपने किताब लिखी है और ये तो बड़ा मुश्किल है, आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, और ऐसे तो कोई वहाँ पहुँच भी नहीं पाता है, आप एक अनुभव विहीन लेखिका है। तो ऐसे भी शब्द मुझे सुनने को मिले थे। सबसे ज्यादा आपको किसने मोटिवेट किया बुक लिखने के लिए? मुझे इस किताब लिखने में सबसे ज्यादा मेरे किताब के को ऑथर रहे हैं हिमांशु पटेल जी। इन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया था, या जब भी मैं लगता था कि, या मैडम के पास ही जाने में, तो कई बार रिजेक्शंस हुए थे, कई बार हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, या समय मुझे लग रहा था ज़्यादा लग रहा है, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, नहीं नहीं, आप चलते रहो, आप चलते रहो, आपको एक दिन ज़रूर मैडम इसे एक्सेप्ट करें। आपके हस्बैंड में आपको कितना सपोर्ट किया? उनका भी सपोर्ट अच्छा था, बस ये था कि थोड़ा सा वो मुझे हमेशा कहते थे कि टाइम का मैनेजमेंट अपना अच्छा रखना वो ज़रूरी है, और कोई भी चीज़ आप करो तो उसको बहुत सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए।
आनंदीबेन पटेल जैसे कि बिहार, गुजरात दोनों जगह उन्होंने कार्यकाल उन्होंने संभाला है, और उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश। तो अभी आप देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, इसमें से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंट रोल अदा लगता है कि उधर अदा किया है, कौन से स्टेट में? देखिए, स्टेट वाइज अगर देखेंगे तो उनकी कार्यशैली हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है, चाहे वो गुजरात की रही हो, चाहे मध्य प्रदेश की रही हो, या फिर हमारे उत्तर प्रदेश की रही हो। अगर एक मुख्यमंत्री के दायित्वों में देखा जाए, मैंने अपनी किताब में उनकी वो चुनिंदा स्कीम्स को भी मेंशन किया है जो कि आज भारत सरकार ने खुद पूरे देश में लागू करी हैं, और खासतौर से महिलाओं के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग हो, चाहे वो महिलाओं का रिजर्वेशन कोटा हो, चाहे वो महिलाओं की शिक्षा के ऊपर हो, और चाहे महिलाओं के उचित न्याय प्रणाली में हो। तो ये गुजरात में खुद बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने खुद एज अ विटनेस उन्होंने ये बातें, जब मैंने उनके साथ फीडबैक लिया था तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। राज्यपाल के पद के उसमें अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो मुझे आज भी याद है 2015-2016 में जब मैं राजभवन से निकलती थी, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा भवन होता था। हमें लगता था इसके अंदर जाने का मतलब है आपकी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होना चाहिए, बहुत बड़ा पद होना चाहिए। लेकिन जब से उन्होंने एज अ राज्यपाल वो यहाँ पे नियुक्त हुई है, उन्होंने राजभवन को बिल्कुल आम भवन बना दिया है कि आज हमारे 75 जिलों में से कोई भी वहां पे जा सकता है, इजीली एक्सेस कर दिया है। तो ये एक उनकी कार्यशैली, और बाकी यहाँ पे चूंकि वो खुद चांसलर रही हैं मेडिकल कॉलेजेस और हमारे यूनिवर्सिटीज की, तो वहाँ पे भी उनका एक बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। समाज और पॉलिटिक्स में महिलाओं को रोल को लेकर आप क्या सोच रखती हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, समाज और राजनीति की अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अभी महिलाओं को और घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। खुद में एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले महिला जब वो खुद में सकारात्मक रहेगी, जब उसके अंदर खुद का एक दृढ़ निश्चय रहेगा, तभी वो अच्छे सामाजिक निर्णय भी ले सकती है। और राजनीति में तो मुझे ऐसा लगता है अगर महिला की रुचि है तो उसको जरूर से जरूर आना चाहिए। और प्रेरणा के तौर पे आनंदीबेन पटेल जी खुद गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, तो उनसे जरूर उनके पद चिन्हों को देखना चाहिए। तब तक के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो में। तो इबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो बुक जब लिखता है कोई, तो पूरी प्रोसेस क्या होती है, क्या आप हमें बता सकती हैं इसके बारे में थोड़ा सा? मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मुझे खुद भी नहीं पता था तो मैंने तब अपनी जिन बुक्स को मैं पढ़ती थी तो मैं उनको ही टर्न करती थी कि ये इंडेक्स होते हैं, यहाँ पे प्रस्तावना लिखते हैं, फिर यहाँ पे मुख्य चीजें लिखते हैं। ऐसे ही मैंने 8-10 बुक, जो मैं क्योंकि बुक रीडर हूँ और पढ़ना भी अच्छा लगता है, तो मैंने उन्हीं बुक से एक्सट्रैक्ट किया था। बाकी चूंकि इस बुक को मैंने एक कॉफी टेबल बुक का फॉर्म दिया है जिसमें फोटोज भी मैंने इंक्लूड करी हैं। तो इसमें राज्यपाल मैडम के बचपन से लेकर के कॉलेज के लेकर से उनका राजनीतिक जीवन से लेकर के पारिवारिक जीवन और एज अ राज्यपाल और मुख्यमंत्री, तो सारी मतलब अराउंड 150 से 200 फोटोएं मैंने इस बुक में लगा रखी है और चित्रों के माध्यम से ही पूरा उसका डिस्क्रिप्शन किया है। ये व्यूअर्स को अट्रैक्ट भी करेगा, अच्छा भी लगेगा। वो कोरिलेट होता है कि जब आप एक टेक्स्ट देखते हैं और अगर उसी टेक्स्ट की मुझे फोटो भी दिख जाती है तो फिर एक अच्छा फील गुड आता है। एज अ रीडर और राइटर मुझे तो पसंद है, तो मैंने उसको रूप दिया था। जैसे कोई रीडर है, आपकी बुक पढ़ना चाह रहा है, तो उसको आपकी बुक से क्या सीख मिलेगी? देखिए, एक महिला के लिए तो ये मैं तो कहूँगी कि रामबाण का काम करेगी, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं उनको एक शक्ति मिलेगी इस किताब से। शुरू से लेकर के उनके अभी तक के राज्यपाल तक का सफर पूरा उसमें लिखा गया है, वर्णित किया गया है। किन लोगों ने उनके पूरे इस दौर में सहायता किया, सहयोग किया, उनको परामर्श दिया, ये भी पूरा उसमें है। और खासतौर से गुजरात की मैंने कम से कम 70 ऐसी योजनाएं रही हैं जो कि एज अ शिक्षा मंत्री और एज अ महिला उद्योग में जब वो मंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यकाल पे थी, तो उन्होंने पूरे गुजरात में वो जो स्कीमें लागू करी हैं,
उनका भी पूरा मैंने विवरण चित्रों के साथ दिया जी, है। जी। तो इससे एक महिला के क्षेत्र में या महिला को बहुत अच्छी इससे जानकारी मिलेगी कि अगर आप एक लीडरशिप स्किल लेना चाहते हैं या लीडरशिप कहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको इस बुक से काफी ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल। अगर आपको फिर से दोबारा मौका मिलता है किताब लिखने का, तो आप कौन से पॉलिटिशियन की लाइफ को चुनेंगी, कोई इनकी जर्नी पे मैं बुक लिखूं? अगर आनंदीबेन पटेल मैडम जी के बाद अगर मैं किसी और की लाइफ से ज़्यादा प्रभावित हूँ तो वो है हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी। ओके। तो उनके जीवन को भी मैंने काफ़ी नज़दीक से अभी देखा है, तो मैं देखती हूँ, उस पर ज़रूर मैं कोशिश करूँगी इन पे भी लिखने के लिए। बिल्कुल। अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट लखनऊ आए थे, तो गवर्नर मैम ने बुक लिखी थी, उसका विमोचन हुआ था, उसमें आपकी भी बुक की लिस्ट शामिल हुई है, तो कैसा फील हुआ था आपको? बहुत अच्छा हुआ था, जबकि मैं उस इवेंट में इनवाइटेड थी जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ जी थे, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी थे, इसके अलावा हमारे प्रमुख मुख्य सचिव भी थे और कई मंत्रीगण और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी यूपी के वहाँ पे थे। तो जैसे ही मैं उस हॉल में हुई थी, ये एपीजे अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में हुआ था, हॉल में घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड में जब बुक्स मैंने देखी तो बीइंग अ रीडर राइटर नजर जाती ही जाती है, और वहां पे जब आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो कि आपकी बुक भी वहां पे लगी हुई है, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा था। और बाद में जब उपराष्ट्रपति जी ने स्टॉल पे आकर के उस बुक को जब अच्छे से देखा तो वो तो मेरे लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ था। बिल्कुल, खुशी की बात है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में सोशल वेलफेयर में भी सब में काम किया है, रूरल डेवलपमेंट में काम किया है, तो देखा जाए तो गांव में देखा जाए तो एजुकेशन में और हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है गांव में? देखिए, एजुकेशन और हेल्थ दोनों में भी अगर देखा जाए तो लोगों की थोड़ी सी प्राथमिकता कम रहती है। जी। अगर चूंकि स्वास्थ्य में तो मैं पिछले 12-15 साल से काम कर रही हूँ, तो खास तौर से महिलाएं अपने स्वास्थ्य को बहुत हल्के में लेती हैं, बिल्कुल। चाहे वो उनके अपने बच्चे के टीकाकरण का नजरअंदाज बहुत करती हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए। मैं आज भी अगर अपने गांव में कोई कार्यक्रम होता है या फिर अपने पद की वजह से गांव मेरा जाना होता है, मुझे अच्छा भी लगता है, तो मैं महिलाओं को हमेशा देखती हूँ कि वो अपनी सेहत को नजरअंदाज बहुत ज्यादा करती हैं, और वो उनको ये समझना चाहिए कि वो ही एक ऐसी प्राणी है जिस पे पूरा उनका घर निर्भर होता है। तो जिस पर आप निर्भर है, अगर वो वृक्ष ही हमारा कमजोर रहेगा तो फिर हमारी आगे की जनरेशन कैसे हो जाएंगी। तो ये फैमिली की बैकबोन है, वही है। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली बैकबोन आप अगर वही हो, और आपका स्वस्थ होना, एक स्वस्थ महिला पूरे परिवार को स्वस्थ रखता है, और पूरा परिवार जब हमारा स्वस्थ होगा तो पूरा राष्ट्र हमारा स्वस्थ होगा। तो ये एक संकल्प धारणा जरूर मन में रखना चाहिए। आप लोग की ओर से प्रोग्राम भी चलाया गया है, घर आई नन्ही परी, तो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को, उसमें क्या हो? घर आई नन्ही परी ये मेरा खुद का एक इनिशिएटिव रहा है, जिसको मैंने 2021 में इस किताब के लिखते लिखते ही उसको भी मैंने लॉन्च किया था। शायद 10 साल के अपने जॉब के करियर में सीखा है, बहुत कुछ था, लेकिन कुछ कमी सी लग रही थी। तब मुझे फिर लगा कि नहीं, कुछ अपना एक इनिशिएटिव लाना चाहिए। तब हम घर आई नन्ही परी लाए थे, और खास तौर से आज भी जो लोग बेटियों को बोझ मानते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर एक बेटी होती है तो उनकी सबसे बड़ा चुनौती यही आ जाती है कि या तो दूसरा बच्चा करना है, वो बेटा होना चाहिए, और या तो फिर उसके दुख में वो परिवार के साथ शोक वियोग मनाने लगते हैं। ऐसा मैंने खुद कई जगह जब मैं अपने दौरे पे जाती थी तो मैंने व्यक्तिगत रूप से भी इसको महसूस किया था। तो इस चीज़ को मैंने चलाया था, और 2021 में जब हमने शुरुआत किया था तब तो बहुत मुश्किल था। बहुत सी माएँ थी, वो कहती थी आप कैसे कह सकती हैं बेटियां वरदान हैं, या हम कैसे मान लें, हम तो इन्हें 15-18 साल तक पढ़ाते हैं, फिर ये दूसरे के घर चली जाती हैं, तो हमारा वरदान तो पराई होती है। बिल्कुल, बेटियां पराई होती ये एक सोच बैठ चुकी है। बिल्कुल, ये एक बहुत मुश्किल है, और इस सोच को हटाना ही ये सबसे बड़ा हमारा ये घर आई नन्ही परी का उद्देश्य था। और खास तौर से उन बेटियों को भी जो अगर घर छोड़ के जा रही हैं, तो आप घर छोड़ के नहीं जा रहे हो, आप दूसरे घर को भी अपना रहे हो, घर बसा रहे हो दूसरे का। बिल्कुल, तो आपसे भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं, आप 2-2 घर को वरदान दे रहे हो। तो ये है, और अभी तक हमने 7,000 से अधिक बच्चियों को सम्मानित किया है। अच्छी बात ये थी कि हमें इसमें
उत्तर प्रदेश के कम से कम 12 से 15 आईएएस ऑफिसर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है कि जब हमने सोचा था और हम उनको इनवाइट करने जाते थे अपने प्रोग्राम में, जो कि हम ग्राम पंचायत जी। लेवल पे करते थे, और महिला प्रधानों को हम ज्यादा इनवाइट जी। करते थे, तो हर मतलब चाहे वो हमारे मंत्री जी असीम अरुण जी हों, वो तो आकर के उन्होंने तो दरी पे बैठ करके महिलाओं से वार्तालाप किया, बच्चों से बात करी, महिलाओं को सम्मानित किया। चाहे मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल जी रही जी। हो, उन्होंने भी एक बार में ही पहली बार में ही हमारा एक्सेप्ट कर लिया था। इसके अलावा 2 कार्यक्रम हमने राजभवन में भी किए। राज्यपाल मैडम के बहुत ही दिल के करीब ये प्रोग्राम था, और उन्होंने ही हमको ये सुझाव भी दिया था कि अब आप माता और बेटी को तो सम्मानित करिए, साथ में दादी को भी लाइए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अनुभव था उनका कि उनको लगता था कि दादी को ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब बेटी होती है। तो उसके बाद हमने 2024 से जब भी हम कार्यक्रम करते हैं तो हम दादी को भी बुलाते हैं। और दादी आती हैं? बिल्कुल बिल्कुल नाराज दादियां आती हैं? नाराज भी आती हैं, खुश भी आती हैं। तो फिर मना लेते हैं बाद में आप लोगों ने? देखिए, मनाना, क्योंकि दादी की जो उम्र होती है वो 60-70 साल से ऊपर की होती है, तो उस भावना को छेड़ना और उस पर नई भावना जमाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब दूसरी दादियों को वो देखती हैं, वो खुशी देखती हैं और अपने विचार और उनके विचार में जब अंतर देखती हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि उनका विचार उस दिन 100% बदल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके विचार को बदलने के लिए एक जो दिया जलता है वो जरूर जल जाता है। बिल्कुल, ये तो है। जैसे कि आपने बात की कि महिला ग्राम प्रधान, तो गांव में होता है कि महिला ग्राम प्रधान तो होती है लेकिन चलती पति की है। बिल्कुल। पति जी जो होते हैं प्रधान पति के नाम से ही हाँ, उनको उन्हीं का जाना अभी जाता वेब है। सीरीज हमारी ये पंचायत पंचायत में आया उसी से था। देख लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी कहीं ना कहीं दबदबा तो बनाए हुए है। इसको आपने देखा है ग्राउंड लेवल पे, तो आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें ये रहता है कहीं ना कहीं अगर हम प्रधान की बात करते हैं, खासतौर से महिला प्रधानों की, तो ये कहीं ना कहीं एक, देखिए, हमारे पास एक दायरा तो रहता ही है कि एक पुरुष प्रधान अगर होता है तो वो रात में 12 बजे अपने गांव में जा सकता है। जी। लेकिन अगर महिला प्रधान होती है, चूंकि वो घूंघट में होती है, वो बहू भी होती है, वो बेटी भी होती है, वो माँ भी होती है, तो उसके दायरे आ जाते हैं। जी। लेकिन दोनों लोगों को साथ में मिलके चलना चाहिए। यहाँ पे पति पत्नी दोनों को सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, और इससे आपकी ऊर्जा और शक्ति दोनों ही बढ़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुर्सी पे अगर महिला प्रधान है तो महिला प्रधान को ही बैठना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये तो है ना, समाज में बना हुआ है कि नहीं, बिल्कुल बना हुआ है। पति या- परमेश्वर, पति सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज भी धारणा कई कई क्षेत्रों में हमें मिलती है और बहुत पीक लेवल पे मिलती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं ये एक दिन में बदल जाएगी, लेकिन बदलाव हो रहा है धीरे धीरे, इसमें भी काफी सुधार देखने को मिलेगा। तो इबा जी, आप क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की भी मेंबर हैं, प्रेजेंट टाइम में आप काम कर रही हैं, तो आप कैसे उसका रोल अदा करती हैं? क्या क्या करना होता है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? जी जी। आप भारतीय गुणवत्ता परिषद 2023 की अगर मैं बात करूं तो उस समय एक सरपंच संवाद करके एक कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था, जिसको आसाम के राज्यपाल महोदय जी ने इसको लॉन्च किया था। सबसे पहला इसका एक मुख्य बिंदु था कि हमको सारे हमारे देश के 2.5 लाख जो सरपंच हैं उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाना है, जिसका नाम सरपंच संवाद एक मोबाइल एप्लीकेशन है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन के मध्य से वो अपनी बात रख सकते हैं, अपने ग्राम पंचायत का विकास रख सकते हैं। और चूंकि मैं महिला हूँ, महिला केंद्रित बिंदुओं पे मैं ज़्यादा हमेशा ऊर्जावान रही हूँ, तो और डिजिटल पार्ट हमेशा ही मेरा अट्रैक्शन पॉइंट रहा है, तो महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा संसाधन या साधन वो हुआ है, क्योंकि महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं होता है अपनी चीज़ें करना और उनको लोगों तक पहुंचाना, प्रदर्शित करना। तो ये एक ऐसा ऐप है जहाँ पे महिला घर बैठे ही अपने जो भी उसने अपने ग्राम पंचायत में अच्छे कार्य कर रखे हैं, 1 क्लिक पे वो सीधे भारत सरकार तक अपनी सूचनाएं दे सकती है। और दूसरी महिला सरपंच क्या कर रही हैं कि अगर हमारी कोई महिला सरपंच उत्तर प्रदेश में है और उसको देखना है कि गुजरात की महिला सरपंच बहन मेरी क्या कर रही है, तो वो भी पूरा उसमें अवेलेबल है, तो वो सीख भी सकती है, प्रचार भी कर सकती है और डिजिटल होने के माध्यम से घर बैठे ही अपनी चीज़ों को सबको बता। जी भैया, आप आने वाली जो पीढ़ियां हैं और जो महिलाएं हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? देखिए, आने वाली महिलाएं जो हैं हमारी, वो मैं मानती हूँ वो पहले से ही सजग हैं, सकारात्मक होना चाहिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। चाहे लक्ष्य आपका कितना भी बड़ा हो, चाहे लक्ष्य आपका कितना भी छोटा हो, लेकिन
उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए था। मुझे आज भी याद है जब मैंने राज्यपाल मैडम पे किताब लिखना शुरू किया था, तो सच में एक पहली किताब जब आप लिखते हो, वो भी आप इतनी बड़ी हस्ती पे लिखते हो, तो ये उस समय कल्पना कर पाना भी बड़ा मुश्किल था। और मैंने उस समय तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि मैं राज्यपाल मैडम के बगल में इस किताब का विमोचन होगा और इतना इसको प्रशंसा मिलेगी। लेकिन छोटे छोटे कदम जब हम बढ़ाते हैं और बाद में 3 साल की जर्नी के बाद जब वो समंदर बनता है और उस समंदर पे जब आप अपनी नाव तैराएंगे, तो वो बहुत अच्छा अनुभव होता है। ये तो है। तो ये थी हमारे साथ ईवा जी, जिनकी लाइफ जर्नी से उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी ही तमाम शख्सियत के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भारत की।